recognition होगा because before launching of GST before appointed day that will be covered under current law. Sorry? हाँ नहीं नहीं सर, जीएसटी पीरियड में टाइम ऑफ सप्लाई विल एक्ट। जीएसटी पीरियड में क्या होगा, जो भी अब जब बिल करेंगे, जैसे जीएसटी पीरियड में अगर आपने बिल किया, अगर किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल जीएसटी पीरियड में गया तो जीएसटी पीरियड के प्रोविजंस लग जाएंगे, तो आपको सर्विस टैक्स उस जीएसटी उस हिसाब से लग जाएगा। जैसे आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट 18% में कवर होता है तो 18% लग जाएगा, इरेस्पेक्टिव आप वैट अलग भरते हैं और आज सर्विस टैक्स अलग अलग भरते हैं, उस पीरियड में आपको सिर्फ जीएसटी लग जाएगा। अभी आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो वैट में कंसेप्ट था वो ऐसे जीएसटी में कोई कंसेप्ट नहीं है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का। आपके लिए ऐसा होगा कि अभी 30 जून तक आप जो भी बिलिंग करोगे दैट वुड बी एज पर द प्रोविजंस एज ऑफ टुडे, एंड 1 जुलाई से जो आप करोगे दैट वुड बी कवर अंडर जीएसटी। तो 1 जुलाई से जो उसने बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ बीन डेसिग्नेटेड एज सर्विस लाइबल फॉर अ टैक्स रेट ऑफ 18%, तो आपको 18%, लेकिन जो सेट ऑफ आपको अभी तक नहीं मिलता था कुछ चीज़ों का, एक्साइज का जो सारा चीज़ें है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर देयर इज लैंड इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। से फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लैट खरीदा, उसमें फ्लैट में वैल्यू ऑफ लैंड भी इंक्लूडिंग है तो उस पर 12% है। हाँ, वेयर लैंड कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन प्राइस ओनली देन 12% इज एप्लीकेबल। अदर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे, राइट? आप बोल रहे क्या फॉर्मल को भी कॉन्ट्रैक्ट, इरेक्शन कमीशनिंग को भी कॉन्ट्रैक्ट 18%। साकेत सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक इनवर्ट रेट में क्रेडिट मिल रहा था एक्सेल में, और जीएसटी के बाद कंटिन्यू होगा इनवर्ट रेट में? You have said that the road construction now will not be no more exempted now. So is it said on that basis of that's list or it is specific? So it is interpretation as of now. अभी तो लिस्ट आई है, इस लिस्ट के हिसाब से नहीं, हो सकता है कि इसके अंदर में बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाए अभी। no, because in my opinion there would be a lot of chaos if this because so many people have taken up the tender has been put up. That is right. Assuming that there is no service tax on it, right? Exactly. So now that GST is going to come on it, then the entire calculation of them will be going haywire. Today's position as of now, there is no exemption notification issued by GST Council, either by GST Council or by government. Yeah, हो yeah. सकता है फ्यूचर में आ जाए, Right. but as of now position is national highway construction is taxable. That is what I meant to say. Is going to be lot more chaotic. After GST. Surely it is going to be. Even service tax on metro will going to be very much a critical issue because ये direct development को affect कर रहा है. Still law is law. क्योंकि इसमें मुद्दे क्या होंगे ना, इसमें मुद्दे और भी उठ जाएंगे कि नहीं, आपका जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें आपके पास जो 30 जून को मटेरियल है जो भी है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, फिर ये भी सारी बातें आएगी इसके अंदर। देयर आर गोइंग टू बी मेनी मोर थिंग्स विच आर गोइंग टू कम ओवर दैट। तो उसके लिए क्या स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा? यू हैव टू। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल 2 ही कैटेगरीज है जिसके अंदर में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। अगर आप एक ओकेजनल आपने कोई जाके किया हुआ है तो ही आपको कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेना है। अदरवाइज व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन दैट स्टेट। सर, ई-वे बिल में जब मटेरियल रेसिपिएंट के पास पहुंच जाता है उसके बाद अगर रेसिपिएंट वो रिजेक्ट कर देता है ई-वे बिल, तो उस समय में क्या होएगा फिर? सर उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, उसको सप्लाई बिकॉज वो यानी आइदर यू कैन टेक बैक द गुड्स, ओके, ठीक। और अगर यू आर टेकिंग बैक द गुड्स एज अ फॉर्म ऑफ सेल रिटर्न, देन वो रजिस्टर जो आपका रिसिपिएंट है वो सेल ई-वे बिल जनरेट करेगा, एंड इफ he has rejected the e-way bill, ओके, you can surely return the goods with that rejected e-way bill. ओके, ओके, ठीक है। Sorry, e-way bill करेगा कंसाइनर और कंसाइनर। सर किस केस में आप बात कर रहे हैं? No, who will generate the EO bill? Consignee or consign? Now consignee is generating. Normally consigner will generate.
No, now consignee is generating. Then after GST, who will generate the EOB Sir, bill? if consigner is registered person and sale is to registered person, consigner will generate. If purchase is from unregistered dealer, then only consignee need to generate e-way bill under new law. सर आपको बता रहा हूँ आज आप क्यों जनरेट कर रहे हैं बिकॉज महाराष्ट्र में ई-वे बिल नहीं है अभी. Correct. दैट्स व्हाई यू आर जनरेटिंग. दैट व्हाई सॉरी कंसाइनी इज Consignee जनरेटिंग. is generating. अभी पोस्ट जीएसटी ऑल इंडिया में ही हो जाएगा. Mhm. तो इफ द परचेसेस आर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर देन ओनली द कंसाइनी नीड टू generate e-way bill, otherwise consignor will be generating the e-way bill. Okay, in that case, both can generate. Sorry? Both person can generate. Nah, Consignee one of the two. Okay, one of the two. Even if you are purchasing from unregistered dealer, if unregistered dealer opts to generate bill, then you need not register, then you need not to generate the bill. E-way Okay. bill. And one more question. Suppose the raw material, whatever we are buying, that we are 50% consuming in domestic sale as well as 50% for export sale. Then how to take the setup of this? Sir, exports are zero rated, but surely you will get the credit of all goods, and you can apply for refund of that credit as well. You will be Okay. eligible for full credit. Okay, we will be eligible for full credit. Yeah. Whatever we are exporting, that credit we will get. Yes, yes, yes. Okay. Because refund under GST will only be allowed under 2 to 3 cases. One is sale in course of export or sale in course, sales to SEZ unit, and sale of goods which are taxable at higher rate or which are taxable at lower rate and your inputs are at higher rate. Only 3 conditions are there where you will get the refund of electronic credit ledger. सर मेरा एक क्वेश्चन है हमारा जॉब वर्कर महाराष्ट्र में भी है और महाराष्ट्र के बाहर में भी है. हम अगर महाराष्ट्र में अगर किसी जॉब वर्कर को मटेरियल सप्लाई कर मटेरियल देते हैं और महाराष्ट्र के बाहर भी अगर जॉब वर्कर को मटेरियल देते तो किस केस में ई-वे बिल लगेगा? सर ड्राफ्ट रूल के हिसाब से चाहे जॉब वर्कर आपके साइड वाली बिल्डिंग में हो, चाहे आंध्रा में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में. जम्मू कश्मीर तो आउट ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, हरियाणा में हो, आपको सब जगह ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. महाराष्ट्र के अंदर एवरी मोमेंट ऑफ बिल, एवरी मोमेंट ऑफ गुड, सॉरी, इवन विद इन नागपुर ऑल्सो. Sir, as per law, the transporter should carry e-way bill along with invoice. बिल्कुल, अगर उसमें कन्वेंस इन्वॉल्व है तो. इसमें ई-वे रूल में whether the procedure for cancellation of e-way bill is also there or it's not there as of now? Sir, as of now, there is no provision for cancellation of e-way bill, but Yeah. surely there will be. But then actually what we can do is that the finance minister assured that he will take up the issue with the GST council if any problem is there. If we foresee the problem, we can compile all the issue. We can give the representation to the finance minister. He will be there in a mega seminar on 28 May. 28 June in VIA full day seminar. We can compile the representation, all the problem that we may be facing on this. I feel that's a very good initiative because today the VI team was at Chandrapur and Honorable Finance Minister Sudhir Mungantiwar sir was also there. So he has promised that the issues related to any of the GST compliance issues, they may be reported to the VI office by way of any means, and they will be escalated by the VI team to the Finance Minister, who is going to come on 28th of this month, 28th of June. कुछ समय पहले जीएसटी लागू होने से कुछ समय पहले देयर इज गोइंग टू बी अ फुल वन डे सेमिनार ऑन जीएसटी कंप्लायंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय वीआई, एंड फॉर दैट आल्सो एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू कीप योर सेल्फ अवेलेबल फॉर दैट बिकॉज ऑल योर इश्यूज वुड आल्सो बी सॉल्व्ड देयर. To be very precise, कुछ देर पहले नहीं, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ घंटे ही पहले है. हेलो सर, गुड इवनिंग. एक सवाल पूछना था. एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यदि सप्लाई होता है तो उस केस में भले मटेरियल दूसरे स्टेट में सब मतलब मूवमेंट हो रहा है तो क्या वो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? एक्स वर्क्स हो रहा है यानी सर मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स, हाँ कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स ऐसा है कि एक्स वर्क्स प्राइस पूछा गया था और उसी पे सप्लाई हो रहा है और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परचेजर का है मटेरियल को अपने डेस्टिनेशन पे ले जाने का. सर जो मेरा समझ है रिस्क रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड एट फैक्ट्री गेट. यस. उसके बाद परचेसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ से लेके जाने का. यस सर. इन दैट केस आपने हैंड ओवर कर लिया गुड्स. यस सर. you will be away from duty of generation of e-way bill or anything else.
फिर वो परचेसर को जनरेट करना पड़ेगा ई वे बिल फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू। नहीं, मैं ई वे बिल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं place of IGST और लगेगा कि SGST और CGST सर लगेगा। आपका सेल हुआ है फैक्ट्री गेट पे, बराबर। प्लेस ऑफ सप्लाई इज एट फैक्ट्री गेट, Yes. लोकेशन ऑफ सप्लायर इज एट फैक्ट्री, योर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट, सो CGST एंड SGST विल बी लेविड। लेकिन सर ऐसे केस में तो समझ लीजिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट मतलब हुए हैं और किसी को सप्लाई करेंगे तो आगे वाला कितने जगह पे रजिस्ट्रेशन लेगा? बिल्कुल सर सही बात है, बट लॉ प्रैक्टिकल वही कितना है डिफिकल्ट हो जाएगा? सर, बट लॉ फैक्ट्री गेट के सेल में प्लेस ऑफ सप्लाई वही डिटरमाइन करने को बोलता है, और उसमें CGST SGST ये लगेंगे। अब और एक इशू है कि अगर वो अपने जैसे महाराष्ट्र में उसने खरीदा और MP जाके सेल कर रहा है, तो विल ही गेट द क्रेडिट ऑफ CGST SGST? वो तो वही प्रॉब्लम तो एज पर लॉ नो, ही विल गेट द क्रेडिट ऑफ CGST बिकॉज CGST इज सेंट्रल लॉ, ओके। बस he will not get the credit of SGST because SGST is of Maharashtra law and we are claiming credit as per SGST of MP law. ओके, So as per currently by going with SGST Act, the credit of SGST Act will be not allowed. ओके। और दूसरा एक सवाल था सर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज किसी प्लांट का लिया हुआ है तो उस केस में समझ लीजिए स्टेट में रजिस्ट्रेशन जैसे महाराष्ट्र में है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस MP में है, तो क्या IGST में बिल रेज कर पाएंगे? Sir, place of supply will be where you have delivered the services of operation management, right? Operation maintenance. सर वो तो सर्विसेज वहीं पे रेंडर किया, लेकिन ऐसे तो सर सभी केस में ऐसा हो जाएगा जैसे किसी प्रोफेशनल ने सर्विसेज अपनी रेंडर किया है किसी और जगह पे जाके, तो वो हर जगह पे तो रजिस्ट्रेशन ले नहीं से पाएगा ना? सर, लोकेशन ऑफ सप्लायर देखने के लिए आपको 4 चीजें देखने की जरूरत रहेंगी। ओके। पहली, सप्लायर कहाँ रजिस्टर्ड है, तो आप रजिस्टर्ड यहाँ पे है, सप्लाई सर्विस कर रहे हैं आप MP में, सो एज पर माय ओपिनियन यू विल बी एबल टू रेज IGST बिल ओके, थैंक यू। एंड दे विल गेट द क्रेडिट ऑफ IGST बिल। ओके, थैंक यू सर। हेलो। स्क्रैप, सर स्क्रैप बहुत तरीके होते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप, आयरन एंड स्टील स्क्रैप, मेटल स्क्रैप। सर आयरन एंड स्टील इज कवर्ड अंडर 18%, so probably 18% because we need to go to HSN code of that, और उसमें स्पेसिफिकली जो लिस्ट है CBEC पे अवेलेबल उसमें पूरा दिया हुआ है which HSN code will fall under which rate. सर कभी भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट अगले साल के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 30 सितंबर का अगला साल जो रहेगा उसके 30 सितंबर का जो रिटर्न रहेगा, रेक्टिफिकेशन नहीं सर, कितनी भी बार कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, बट जितनी भी टाइम आप करेंगे द मोर लाइबिलिटी यू विल रिक्वायर्ड टू पे, यू विल हैव टू पे विद इंटरेस्ट। GST compliance मीटर का ध्यान रखिएगा। सर फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड फॉर रिटेलर द एग्जिस्टिंग स्टॉक कितने टाइम तक लिक्विडेट करना पड़ेगा? या सर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर रिटेलर द एग्जिस्टिंग स्टॉक विच दे आर कैरिंग टिल हाउ मच टाइम दे हैव टू लिक्विडेट दैट स्टॉक एंड शो टू, वो पूछना था। सर यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन ओपनिंग? नो एग्जिस्टिंग स्टॉक विच इज ऑलरेडी वैट पेड, वो कितने टाइम तक स्टॉक लिक्विडेट एंड ऑल करना पड़ेगा? सर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है लिक्विडेट करने के लिए, बट इफ यू वांट टू टेक क्रेडिट अंडर 143(3), अंडर 143 सबसेक्शन 3, उसमें 140 सबसेक्शन 3 में बोला है इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, मीन्स इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर करंट एक्साइज लॉ एंड यू वांट टू टेक क्रेडिट ऑफ stock as on appointed day, okay, of excise duty, then you will be eligible to take credit of 40% of SGST payable or 60% of SGST payable based on which rate is applicable to your commodity. उसके लिए आपको 6 टैक्स पीरियड्स में वो पूरा का पूरा स्टॉक डिस्पोज ऑफ करना है। 6 months? 6 टैक्स पीरियड्स। ओके, 6 टैक्स पीरियड। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसा है कि आपको 30 जून को जो स्टॉक पर आपको क्रेडिट लेना है ना, आपका टेंशन कहाँ है कि वो 6 महीने की क्या कंडीशन है। 6 महीने की कंडीशन ये है कि अगर आपने जिस स्टॉक का क्रेडिट लिया है, क्रेडिट किस चीज़ का, जो CGST हम बात कर रहे हैं वो वैट हो गया, वैट का आप क्रेडिट ले चुके हैं, आपको सिर्फ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसका आपने क्रेडिट नहीं लिया हुआ है, उसका ही क्रेडिट गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है कि आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। ये क्रेडिट आपको 6 महीने तक मिलेगा। हम उल्टा लेके चलते, ये क्रेडिट आपके लिए सिर्फ 6 महीने के लिए अवेलेबल है। जब भी आप उन गुड्स को बेचोगे
जिस समय बेचोगे, जिस महीने बेचोगे, उस महीने जो भी CGST रेट है उसका 40% या 60% एज द केस में भी आपको क्रेडिट मिलेगा। 6 महीने के बाद अगर आपने बेचा तो आपको इस एक्साइज ड्यूटी का जो क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा। उतना ही डिफरेंस है, आपके स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू आर नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। नहीं बेचा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बस। Okay. हाँ, फुल मिलेगा सर। दिस विल बी कवर्ड अंडर नेक्स्ट सेशन। आई थिंक ट्रांजिशनल प्रोविजन है उसमें, दिस विल बी कवर्ड अंडर नेक्स्ट सेशन, जो ट्रांजिशनल प्रोविजन भी कवर करता है। सर GST रिलाइज ऑन सेल्फ असेसमेंट। ओके, जब तक कि आप पकड़े नहीं गए तब तक कि आप छूट है। टू बी वेरी सिंपल, बिकॉज सेल्फ असेसमेंट का वही रूल है। अभी तो ये ड्राफ्ट रूल्स है, फाइनल नहीं हुआ है। सर एक क्वेश्चन था, पॉसिबली यस, पॉसिबली सर। अभी तक के ऐसा नहीं है, बट सर अभी तक के ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इनवॉइस में आपका यूनिक कोड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दैट माइट बी सिचुएशन फॉर सम टाइम। सर एक क्वेश्चन था, मेरा सप्लाई ने 30 जून को एक इनवॉइस बना दिया और उसकी वो इनवॉइस की वैलिडिटी कब तक रहेगी? जैसे मेरे पास वो उसने ट्रांसपोर्टर के पास रह गया 15 दिन 20 दिन, तो वो इनवॉइस की वैलिडिटी कब तक? इसके लिए सेपरेट सेशन है ना, ट्रांजिशन प्रोविजंस जो है ना, इसके लिए एक सेपरेट सेशन है। ट्रांजिशन प्रोविजंस में इसको कवर किया जाएगा। एक इनका जो मुद्दा है, इनका मुद्दा ये था कि 30 जून को अगर मेरे 1 जुलाई से आ रहा है और 30 जून को अगर मेरे गुड्स डिस्पैच हुए और कोई कारण से मेरे पास 15 दिन के बाद में आए तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ये कुछ चीज़ें जो रहेंगी ना, दिस विल बी कवर्ड इन ट्रांजिशन प्रोविजंस। यू विल गेट द क्रेडिट, हाउ यू विल गेट द क्रेडिट दैट विल बी एक्सप्लेन टू यू। वैलिडिटी नहीं सर, आपके पास तो मटेरियल आया है ना, यू हैव रिसीव्ड द मटेरियल, you have received the material, you have got an invoice. How that needs to be accounted for is given in the transition rules. You will get those things. Last 5 सर days मैन थोड़ा पावर सर्विस अच्छा है। में, मैन पावर सर्विसेज में उसमें अगर कोई पर्सन था तो उसमें रिवर्स चार्ज होता था। अगर कोई कंपनी अगर मैन पावर सप्लाई कर रही है तो उसको खुद चार्ज करती थी, सामने वाले को क्रेडिट मिलता था। तो आज भी वही कंटिन्यू रहेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं रहेगा। पार्शियल रिवर्स चार्ज पूरा खत्म हो गया है। नहीं, पार्शियल नहीं, अगर उसमें ये कंडीशन था, अगर कोई पर्सन मैन पावर सप्लाई कर रहा है तो सामने वाली कंपनी उसके ऊपर सर्विस रिवर्स मैकेनिज्म था। अब कंपनी अगर करती थी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो मैन पावर सप्लाई अगर करती थी तो वो बिल में चार्ज करके सामने वाले को क्रेडिट मिलता था। तो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा या उसमें कुछ आया? सर आप सर्विस टैक्स अभी भूल जाइए, GST में फ्रेशली रिवर्स चार्ज के रूल्स आए हैं। रिवर्स चार्ज में मेरे ख्याल से मैन पावर में रिवर्स चार्ज नहीं है अभी न्यू इसमें। इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिल में लगा के देगा 18% आपको। रिवर्स चार्ज में नहीं भरा जाएगा उस पर अभी GST। नॉर्मल जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लगा के देगा और रिसिपिएंट उस पर एक्सेप्ट करेगा और उसको देगा सर्विस टैक्स और फिर सप्लायर गवर्नमेंट को भरेगा। अगर एक एग्जाम्पल, अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस है, वो सिक्योरिटी सर्विस अपने को सर्विस टैक्स तो चार्ज नहीं करती थी, अपने को भरना पड़ता था कंपनी को। तो अभी जो है वो चार्ज करके देगा क्या? सर अभी वही चार्ज करके देगा, अच्छा। पर सब्जेक्ट टू द केस उसका 20 लाख के ऊपर टर्नओवर होना चाहिए। अगर वो चार्ज नहीं कर रहा है हाँ, तो आपको फिर रिवर्स चार्ज में भरना है। वो सिर्फ मैन पावर नहीं, वो हर किसी में भरना वो है। अनरजिस्टर्ड है तो आपको भरना है। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से सप्लाई है तो आपको हर एक में रिवर्स चार्ज में भरना है, सिर्फ मैन पावर में नहीं। और मैन पावर का जो था यानी 100% रिसिपेंट भरता था वो अभी नहीं रहेगा। मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टर बिल के ऊपर आपको GST लगा के बिल देगा। They have to pay under RCM category. I think all the questions are done with. Last question. अगर कोई सर इंडिविजुअल सर्विस लेते हैं, इंडिविजुअल सर्विस या तो कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज है जो स्मॉल कंपनी जो भी, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो सर उनके साथ मैं अगर रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो उनके साथ कैसे मेरा ट्रांजैक्शन रहेगा और क्या एक्टिविटी रहेगा सर उनके साथ? आप सर्विसेज ले रहे हैं या दे रहे हैं अनरजिस्टर्ड को? आप अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दे रहे हैं जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स इनवॉइस टैक्स लगा के दीजिए Yes. और आप टैक्स कलेक्ट करके भर लीजिए। ओके 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 उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। ओके ओके फाइन फाइन ओके दैट्स इट सर। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।
एक्सपायर हो गई उसकी कोई कारण से। सर वो फिर से जनरेट करना पड़ेगा आपको। नहीं तो जो जनरेट किया हुआ है उसके लिए कैसे क्लोजर करेंगे सर वो उसको? एक्सपायर हो गया, वो वैलिडेट हो गया, इट विल बी पार्ट ऑफ योर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने आपको बोला था आपको फाइनल्स में रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा, इतने इतने का ईवे बिल बनाया था, इतने का स्टॉक ट्रांसफर था, इतने का सेल हुआ, इतना एक्सपायर हो गया और बैलेंस जीरो आना चाहिए उसमें। थैंक यू सर। Thank you, friends. I thank Once more, Saket and Jai Bhai for the wonderful session. Now you can have one-to-one because the entire audience is waiting. Thank you, friends. Meet you in the next.